friends, I am Dr. Aarti Gupta, Assistant Professor in Biyani Ghas B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today we will study about the secondary growth in dicot stem. In our previous video, we have already discussed the structure of dicot stem. Now today we will discuss the secondary growth in dicot stem. As we all know कि प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो स्टेम्स और रूट के टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है और प्राइमरी ग्रोथ की वजह से प्लांट्स की लेंथ में इंक्रीज होता है, जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में ही होती है। मोनोकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्लांट्स की जो थिकनेस है या इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो तरह के टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फर्स्ट है वैस्कुलर कैम्बियम एंड सेकंड है कॉर्क कैम्बियम। अब हम देखते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में एक छोटे से पैच के रूप में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है जिसे कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और इसकी जस्ट जो एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होके इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मिलके एक कंप्लीट कैम्बियम की रिंग का निर्माण करता है। ये कैम्बियम की जो कंप्लीट रिंग है ये ही एक्टिव होके अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करती है और बाहर की तरह सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करती है। लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है कैम्बियम की, ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स इन अ लार्ज अमाउंट वेयर एज द सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म्स इन अ वेरी लेस अमाउंट। सो अ लार्ज कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड और यही लार्ज कॉम्पैक्ट मास जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर देता है, वेयर एज द प्राइमरी जाइलम रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन द सेंटर। अब हमें कहीं कहीं ये रेडियल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये नैरो बैंड्स हैं मेडुलरी रेस के। ये कैसे फॉर्म होते हैं कि ये कैम्बियम है, ये सेल्स कैम्बियम की मेरिस्टेमेटिक होके रेडियल डायरेक्शन में कुछ नैरो बैंड्स फॉर्म करती है, इन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं। कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेट रीजन में जब समर सीज़न होता है या स्प्रिंग सीज़न के अंदर जो कैम्बियम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में जाइलम फॉर्म करता है, जाइलम एलिमेंट्स फॉर्म करता है। उन जाइलम एलिमेंट्स के अंदर वाइड कैविटी की वैसल्स होती हैं, इनका कलर भी लाइट कलर का होता है और डेंसिटी भी कम होती है। इसे अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड कहते हैं। जबकि विंटर सीजन में कैम्बियम बहुत फ्यू अमाउंट में जाइलम एलिमेंट्स फॉर्म करता है जिनकी वैसल्स की कैविटी बहुत नैरो होती है, ये कलर में बहुत डार्क होते हैं और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। जब हम प्लांट का ट्रांसवर्स एक्शन देखते हैं तो हमें ये लाइट और डार्क कलर के रिंग्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एक अर्ली वुड और लेट वुड यानी कि एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड मिला के एक एनुअल रिंग का निर्माण करती हैं। इन्हीं एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट की एज को एस्टिमेट करते हैं, इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सो दिस इज कि कैसे वैस्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी ग्रोथ करके प्लांट की गर्थ को इंक्रीज किया। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि कैसे कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Thanks for watching my video. For more detail, please log on, watch, comment, share our YouTube channel www.gurukpo.com. Thank you.